हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर थर्ड विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को कराऊंगी। कल मैंने पवन सीरीज़ के 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को कराया था। आज उसी के आगे मैं और 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को कराऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 से, सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पारे के तापमापी द्वारा, स्थिर आयन गैस तापमापी के द्वारा, या प्रतिरोध तापमापी के द्वारा, या उत्ताप मापी द्वारा। ठीक है, तो सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? सूर्य का ताप उत्ताप मापी के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक कैलोरी होता है 4.18 जूल, 4.18 गुणे 10 की पावर 2 जूल, या 4.8 गुणे 10 की पावर 3 जूल, या 4.18 गुणे 10 की पावर 5 जूल। तो आपको पता है कि एक कैलोरी बराबर क्या होता है? एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सुचालक है। तो ऊष्मा का सुचालक क्या होता है? सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सुचालक किसे कहते हैं। ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं में क्या होता है, जिन वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा के आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की स्थिति, तो जिन वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण आसानी से या सुगमतापूर्वक होता है उन्हें हम ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं, जिन वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण आसानी से या सुगमतापूर्वक होता है तो उन्हें हम ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब आपके ऊष्मा के सुचालक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है लकड़ी, कागज, तांबा, कागज। ठीक है, लकड़ी, कांच, तांबा, कागज। तो ऊष्मा का सुचालक क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जिन वस्तुओं में ऊष्मा का संचरण आसानी से या सुगमतापूर्वक हो जाता है तो उन्हें हम ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? तांबा। तो तांबा आपका क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। उत्तर आपका है तांबा। क्या है उत्तर? उत्तर है तांबा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। द्रव में ऊष्मा का संघटन होता है चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, या वाष्पन द्वारा। तो जो द्रव होते हैं उसमें ऊष्मा का जो संघटन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो द्रव में ऊष्मा का जो संगठन है वो चालन द्वारा, संवहन द्वारा, या विकिरण द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो द्रव में ऊष्मा का जो क्या बोलते हैं संगठन है वो हमारा होता है, किसके द्वारा होता है? वो हमारा होता है चालन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य से गर्मी पृथ्वी तक आती है किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा, संवहन के द्वारा, हवा के द्वारा, या वाष्पन के द्वारा। तो सूर्य से जो पृथ्वी पर जो गर्मी आती है वो आती है विकिरण के द्वारा। ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा आती है। फिर देखिए, कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है क्योंकि आपको पता है ऊष्मा का जो संचरण होता है वो क्या होता है, यानी ऊष्मा का जो सुचालन होता है वो किसके द्वारा होता है? ऊष्मा का जो संचरण होता है वो क्या होता है? सुगमतापूर्वक और आसानी से और जल्दी से हो जाता है। इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या होता है, इसीलिए कुकर में प्लास्टिक का हैंडल जो होता है वो हैंडल गर्म ना हो इसके कारण लगाया जाता है, ताकि आपका हाथ ना जल जाए। क्योंकि आपको पता है कि लोहा, एल्युमिनियम, तांबा में ऊष्मा का सुचालक बहुत जल्दी से हो जाता है, यानी ऊष्मा यानी जो गर्मी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी, बहुत आसानी से पहुंच जाती है। इसी वजह से हमें हमारे जो कुकर में जो प्लास्टिक का हैंडल जो लगाया जाता है वो किसकी वजह से लगाया जाता है? वो हैंडल गर्म ना हो इसके कारण लगाया जाता है, ताकि आपका हाथ ना जल सके। तो इसका उत्तर है हैंडल गर्म ना हो। आगे है अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के किस अक्षर को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा? तो क्या है? HVNM। तो हमारा जो अंग्रेजी के जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अक्षर की तरह नहीं होगा वो होगा N। ठीक है, अगला प्रश्न है, तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, फूंक मारने से, खींचने से, या आघात से। तो जो हमारे तबले में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमारे आघात से होती है। किसके द्वारा होती है? आघात से होती है। अगला प्रश्न है, सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है रगड़ने से, आघात से, खींचने से, फूंक मारने से। तो जो हमारे सितार में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है खींचने से। आपने देखा होगा सितार को बजाते हुए तो उसमें क्या करते हैं? खींचते हैं। तो खींचने से क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है।
अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ये यूपी टेट का एक फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी टेट, डीएलएड, सुपर टेट, सी टेट सभी का, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस पे मैं स्टार लगा रही हूँ। देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो आपको पता है ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। ठोस में कैसे होती है? देखिए, जब भी आपका भी ग्लास आपके हाथ से छूट जाता है तो बहुत तेज़ से आवाज़ आती है, ठीक है। और आप एक काम करके देखिएगा, जैसे आप नहाने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बाल्टी से मग में जब पानी डालते हैं, सॉरी, मग से जब बाल्टी में पानी डालते हैं तो देखते हैं कि इतनी जितनी तेज़ आपके ग्लास गिरने में आवाज़ आती है उतनी तेज़ आपके पानी डालने में आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। और गैस में जब आप क्या होता है, सिलेंडर में गैस भरी जाती है तो बहुत ही धीमे से आवाज़ आती है, ठीक है। तो जितनी तेज़ आपकी आवाज़ एक गिलास गिरने से आती है, उससे कम आपके पानी गिरने से आती है, उससे भी कम आपके गैस से होती है, ठीक है। तो ध्वनि की चाल आपको पता चल गया सबसे अधिक किस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक आपकी ठोस में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 61, ध्वनि सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक है। 1/10 सेकेंड, 1/100 सेकेंड, 1/1 सेकेंड या 10 सेकेंड। तो ध्वनि सुनने के लिए जो समय अंतराल आवश्यक है वो 1 से 10 सेकेंड होता है, ठीक है। एक बटा नहीं, यहाँ पे 1 से 10 होगा, तो क्या होता है, 1 से 10 सेकेंड होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर से मापा जाता है दाब, संवेग, ऊर्जा या वायुमंडलीय दाब। तो आपको पता है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जान लेते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या, तभी आप समझ पाएंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। तो जो वायुमंडल में जो ऊष्मारोधी बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे कि जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है या मीथेन है, ये सभी जो है इनकी मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इनकी जो मात्रा बढ़ जाने के कारण क्या होता है, जो वायुमंडल के जो औसत ताप में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जब ये जितनी भी वायुमंडल की जो ऊष्मारोधी गैसें जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जब इनकी मात्रा क्या होती है हमारे वायुमंडल में जब बढ़ जाती है, तो इनके औसत ताप में जब वृद्धि हो जाती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो इन जो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो कारण होता है वो किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव का जो कारण होता है वो हमारा जो होता है किसके कारण होता है, मृदा प्रदूषण, सॉरी, वायु प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण किसके कारण होता है, वायु प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है वायु प्रदूषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी गैसें पाई जाती हैं, तो इसी के कारण हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, वायु प्रदूषण है। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है वो कहलाते हैं। कल भी मैंने आपको इस प्रश्न कराया था तो उसमें भी ये प्रश्न आया था कि वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्प पारदर्शक। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। तो आपको पता है कल भी मैंने ये बताया था कि बिंदु प्रकाश स्रोत से कोई भी उपछाया नहीं बनती है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है। जब पृथ्वी की उपछाया से चंद्रमा होकर गुजरता है तो पूर्ण चंद्रग्रहण, सूर्य चंद्रग्रहण, खंड चंद्रग्रहण या चौड़ा प्रकाश स्रोत होता है। तो जब भी पृथ्वी की उपछाया से हमारा चंद्रमा होकर गुजरता है तो क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी जो हमारी भाप होती है जब वो हमारे द्रव में बदल जाती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण या संघनन कहते हैं। तो जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को हम संघनन कहते हैं। और अगर आपका उल्टा प्रश्न पूछा जाता है कि द्रव को जलवाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हम वाष्पीकरण बताते हैं, ठीक है। तो जलवाष्प के द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ का ताप कितना होता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि बर्फ का ताप जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा स्थानांतरण की विकिरण विधि में माध्यम आवश्यक है, माध्यम आवश्यक नहीं है, वायु आवश्यक है या ठोस आवश्यक है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमतापूर्वक व सरलता से हो जाता है, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो उत्तर आपका बात सही है।
अगला प्रश्न है, द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो द्रव्य में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो हमारा होता है संवहन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा धारिता का मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर मीटर, जूल पर सेकेंड या किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो ऊष्मा धारिता का जो मात्रक होता है वो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, कंडुआ रोग लगता है। तो आपको पता है कंडुआ रोग जो होता है वो हमारे गेहूं में लग जाता है। ठीक है, किस में लग जाता है? कंडुआ रोग हमारा गेहूं में लग जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है। तो जो हमारा प्रतिजन जो होता है वो लाल रुधिर कणिका, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है उनकी जो भित्तियों पर जो है हमारा ये प्रतिजन इस तरीके से चिपका होता है। ठीक है, तो याद रखना जो प्रतिजन जो हमारा होता है वो लाल रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपका होता है। अगला प्रश्न है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को ऊर्जा, दाब, कार्य, आवेश क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब की ये डिफिनीशन ही होती है कि एकांक क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंबवत बल को हम दाब कहते हैं। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं लकड़ी का कोयला, सुगर चारकोल, जंतु चारकोल या लैंप ब्लैक। तो जो हमारा जो चीनी उद्योग में जो गन्ने के रस को जो रंगहीन जो बनाया जाता है यानी रंग नहीं होता है। ठीक है, तो जो रंगहीन बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो जंतु चारकोल के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। फिर से वही प्रश्न आ गया है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। और अगर यही प्रश्न आपसे पूछे ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है तो आप कहेंगे गैस में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। ठीक है, सबसे अधिक ठोस में होती है, फिर द्रव्य में होती है। ठीक है, फिर क्या होता है? द्रव्य में होती है, फिर गैस में होती है। ठीक है, तो सबसे कम किस में होती है? सबसे कम गैस में होती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है, ये याद रखिएगा। तो आपका उत्तर है ठोस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दाब से संबंधित नियम है पास्कल नियम, थॉर्नडाइक नियम, आर्किमिडीज नियम या न्यूटन नियम। तो दाब से संबंधित नियम कौन सा है? दाब से संबंधित नियम जो है वो हमारा है, दाब से संबंधित नियम क्या है? पास्कल नियम है। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग से निम्नलिखित का स्राव कम हो जाता है, यानी किसका स्राव कम हो जाता है? जठर रस का, थायरॉक्सिन का, शर्करा का या इंसुलिन का। तो आपको पता है जब हम किसी के डायबिटीज़ होती है या शुगर होती है, ये मधुमेह रोग जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। क्या होता है? जब ज़्यादा शुगर हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी की वजह से हमारे शरीर में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तभी हमें डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाता है। तो उत्तर आपका है इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण होता है बीच में मोटा, किनारे पर पतला, बीच में पतला, किनारे पर मोटा, एक समान मोटाई का या पूरा समतल। तो जो अवतल दर्पण हमारा होता है वो बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। ठीक है, क्या होता है? बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। तो बा उत्तर सही है। अगला देखिए, पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में निम्नलिखित में से उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है? विषाणु, जीवाणु, अमीबा, कवक। तो पनीर या सिरका या डबल रोटी बनाने में जो हमारे सबसे उपयोगी जो सूक्ष्म जीव या उत्तरदायी सूक्ष्म जीव वो जो होता है बैक्टीरिया, जिसे हम बोलते हैं जीवाणु। ठीक है, क्या होता है? जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस आपके दूध में पाया जाता है। ठीक है, जिससे दूध फट जाता है, दही बन जाता है। ठीक है, तो क्या है? पनीर, सिरका, डबल रोटी बनाने में किसकी क्या उत्तरदायी होता है? तो वो हमारा होता है जीवाणु, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। तो ये आपका 2016 में भी पूछा गया है, तो ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र CH4, C2H6, C2H4 या C2H2। तो एसिटिलीन हमारा जो है इसका रासायनिक सूत्र है C2H2। क्या है? C2H2, यानी डबल C और डबल H। ठीक है, ये हमारा है सूत्र। ठीक है, C2H2 होता है। तो उत्तर हमारा है द C2H2। अगला प्रश्न है, जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो इस प्रकार का प्रतिबिंब किस तरीके का बनता है? इस प्रकार का प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। कैसे बनता है? उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ये अवतल दर्पण पर वस्तु रखी होती है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये आपके प्रश्न टेट में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, हरित लवक रहित पौधों का समूह है। तो हरित लवक रहित पौधों का समूह क्या होता है? शैवाल, कवक, अनावृतजीवी पौधे या उपयुक्त सभी। ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। तो हरित लवक रहित पौधे का जो समूह होता है वो कैसा होता है? हरित लवक रहित पौधे का जो समूह होता है वो कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। कवक में हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। इसको मैंने कितनी बार बोला है, कई बार अभी आपको बताया है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये आपका, जब मैं किसी भी प्रश्न को बार बार रिपीट करती हूँ, वो इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि वो आपके दिमाग में बस जाए और आपको अच्छे से सुनते सुनते याद हो जाए। और मैं उन्हीं प्रश्नों को रिपीट करती हूँ जो आपके पेपर में या तो फिर अति लघु उत्तरी में पूछ लिए जाएंगे, या फिर लघु में पूछ लिए जाएंगे, या फिर बहुविकल्पी में, यानी कि तीनों में से किसी एक में ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप बार बार सुन सुन के याद हो जाए। बहुत से लोग होते हैं कहते बार बार बोलती हैं, इरिटेट होते होंगे, लेकिन आपको इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि ये मैं उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट करती हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, ये किसी दिशा में नहीं। तो जो वायु होती है वो दाब को किसकी ओर, किस तरफ आरोपित करती है? दाब किस तरफ लगाती है? आपको पता है, चारों दिशाओं में लगाती है। वायु दाब क्या होती है? आरोपित करती है चारों दिशाओं में। हमारी वायु जो होती है चारों दिशाओं में दाब को डालती है। ऐसा नहीं कि केवल उत्तर में डालती है, पश्चिम में डालती है, पूरब में डालती है, वो चारों दिशाओं में हमारे दाब को डालती है, ठीक है। तो ये आपके उत्तर थे। तो ये आपकी पवन सीरीज़ के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे वो मैंने सब आपको करा दिए हैं। ये साइंस के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं आप हम इसी वीडियो में पढ़ लीजिएगा। और इससे पहले के वीडियो में भी पवन सीरीज़ के बहुविकल्पी प्रश्नों को, 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने कराया था। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं, अगर आपके फ्रेंड हैं तो आप उनको शेयर करें, खूब ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और अभी आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। और आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।